नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का पार्ट पहला विविधता की समझ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने समीर के 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा था। अब समीर 1 और 2 जुदा हो चुके, मतलब कि समीर दो जो है वो अखबार नहीं बेचता, ना ही समीर 1 को कभी वो मिला। अब इससे आगे पढ़ते हैं। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अब देखो, दोनों की भाषाएं अलग थी, परंतु वह तब भी दोस्त बने क्योंकि वह दोस्त बनना चाहते थे। इसलिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग होती हैं। खान पान के, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है ना। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। मतलब वो सिर्फ खाली संस्कृति और भाषा इनसे ही अलग नहीं थे, वो और बाकी बातों से भी अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। ये कोई धार्मिक, जात या इससे तो रिलेट नहीं करता है ना, ये भी एक अंतर है उनमें। पर समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो अपने अपने आस पड़ोस में देखा हो, कहीं ऐसी जगह देखा हो जो बच्चे, जिनके खाने पीने की जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, भोजन, कपड़ा, इनकी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वह स्कूल कैसे जाएं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। तो हमने जाति, रंग, रूप के आधार पर जो फ़र्क पड़े, ये तो उससे अलग है ना। यह विविधता का रूप नहीं है, ये विविधता नहीं कहलाएगी, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ये किसका रूप है? गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं। कुछ लोगों के पास तो अवसर नहीं है, मतलब कि वह स्कूल नहीं जा पाते, पैसा नहीं है तो उनके पास वह अवसर नहीं है, ठीक है। और ज़मीन जायदाद वगैरह ऐसी चीज़ों की उनके पास सुविधाएं नहीं है जिनसे वे अपने जीवन यापन को सुविधापूर्वक जी सकें। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। तो हम गरीबी और अमीरी को विविधता नहीं मानेंगे। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, ठीक है। तो ये क्या है? विविधता नहीं है, ये असमानता है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इसमें अलग अलग कहते हैं ना कि ये वाला समाज है, ये वाला समाज है। उसको मतलब एक जाति को, एक जगह जो रहने लगते हैं तो उसको ये वाला समाज बना देंगे, ये वाला समाज, ऐसे तरीके से बोलते हैं। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। अब ठीक है ना, जो जिस जाति में हुआ उसे बदल तो नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकते हो। तो मतलब कह दिया कि जो जिस घर में हो गया वो कुम्हार है तो वो कुम्हार ही बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। अब भाई कुम्हार का बेटा तो जरूरी है वो कुम्हार ही बने, पहले ये प्रथा थी। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। कहते थे तू कुम्हार का बेटा है, तू कुम्हार का काम करेगा, यानी घड़े वगैरह ये सब चीज़ें ही बनाएगा, मिट्टी से बर्तन बनाएगा, और कोई काम तुम नहीं कर सकते। जरूरी नहीं समझा जाता था इस चीज़ को। इसमें गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। इससे गैर बराबरी हुई क्यों? देखो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, और फिर उसके बाद जो नहीं पढ़ा है, लोहार का जो बच्चा है तो वो लोहार का ही काम करेगा, कुम्हार का बच्चा कुम्हार का ही काम करेगा। तो ये तो गैर बराबरी का हो गया ना, इनमें बराबरी का उनको मौका ही कहाँ मिला है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी, है ना। हो सकती है आपकी भी सहेलियां अलग, उसकी मेरी एक सहेली थी, वो साउथ इंडियन थी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन
कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो जब मेरी जो फ्रेंड थी, जब मैं 5वीं क्लास में थी, तो मैं उससे कहती थी, तेरी साउथ इंडियन में इसको क्या बोलते हैं बता ना, उसको क्या बोलते हैं। तो एक जिज्ञासा, क्योंकि उसे तो हिंदी आती थी, हमें पर मंदरासी नहीं आती थी, तो एक जिज्ञासा होती है। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे। और जैसे अलग राजस्थानियों के कपड़े अलग होते हैं, तो उन्हें पहन के देखना, ये सब कुछ अलग होता है, हमें अच्छा भी लगता है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। हो सकता है भी किसी को कहानियाँ पसंद होती हैं सुनना, भूत की, राजा रानियों की, किसी की अलग अलग, और किसी को कहानी बनाना भी पसंद है, और आपको कहानी पढ़ के खुशी भी मिलती होगी। सॉरी, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। ऐसे हम पढ़ते हैं ना, कुछ और नए विचार आ जाते हैं हमारे दिमाग में, और एक हम नई कहानी बना देते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। वास्तविक जीवन में क्या व्यतीत हो रहा है, बाकी किताबों में क्या चीज़ है, ठीक है, इन सब से वो प्रेरणा लेके फिर एक कहानी का निर्माण करते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। अब देखो, जो कोई जंगलों में रहा तो उन्होंने जानवरों के बारे में लिख दिया। जिन्होंने राजा रानियों की कहानी पढ़ी है, किताबों में जो लिखा हुआ है उनके हिसाब से किसी ने फिर वो कहानी लिख दी, और किसी ने तो अपने बचपन के बारे में ही लिख दिया, जिसकी रोचक सी कहानी बना के हमें पढ़ने में भी मज़ा आता है। दोस्तों के बारे में, इन सब के बारे में, तो ये अलग अलग तरीके से कहानियाँ लिख देते हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकार को या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू या आलू खाते हो, सब समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। अब देखो, अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग है ना, अंतर है। कोई सब्जी अलग अलग खा रहा है, रंग रूप में भी अलग है, कलर भी बहुत सारे हैं, तो इनसे प्रेरणा मिलती है अलग अलग चीज़ों की बारे में जानने की और फिर लिखने की। और जब सब चीज़ एक ही जैसा होगा तो क्या लिखेगा वो, कुछ एक रोचक सी कहानी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है, ये हम सभी जानते हैं। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, सबकी भाषाएं अलग होती है ना। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे साउथ में अलग, मैंने बताया था, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। पोंगल है ना, कई मकर संक्रांति है, कई लोहड़ी है, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। कोई पंजाब है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, इस तरीके से। लेकिन गहराई से सोचो तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ठीक है ना, ये एक तालिका दी हुई है। तो भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, या उनमें से एक तरीका बताया गया है। 2 और तरीके लिखे, जैसे प्रार्थना करते हैं, इबादत करना। अब हर कोई प्रार्थना करता है, तो कोई भक्ति गीत गाता है ना, कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। मुसलमान लोग होते हैं जो हाथ खोल के प्रार्थना करते हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। सबकी मतलब अलग अलग तरीके करते, सभी भगवान की प्रार्थना है, परंतु अपने अपने तरीके अलग हैं। ठीक है, शादी देखो, कोई शादी जो करता है, कोई कोर्ट में जाके करता है। हमारे हिंदुओं के रीति रिवाज फेरों से होते हैं, और जो ईसाई होते हैं वो चर्च में जाके शादी करते हैं। कर क्या रहे हैं, सारे ही धर्म के लोग शादी ही कर रहे हैं, पर उनको करने का तरीका अलग है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कपड़े सभी पहनते हैं, परंतु सबका पहनावे में फ़र्क है। कोई जैसे साउथ इंडियन जो होते हैं लुंगी वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, सो नॉर्थ इंडियन जो होते हैं वो पैंट शर्ट पहनना पसंद करते हैं, गाँवों के लोग कुर्ते। तो ये मतलब पहनते सब है, पर तरीका, यही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, अब हम विविधता को कैसे समझे। ठीक है, तो ये हम विविधता को कैसे समझे। करीब 2-2.25 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। आज तो हवाई जहाज से चले जाते हैं, रेल से चले जाते हैं, पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, पर यात्रा तब भी होती थी। वे पानी के जहाज में
घोड़ा या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल ही चले जाते थे। पहले गाँवों से ना दिल्ली तक पैदल ही आ जाते थे लोग। हम सुनते हैं तो अब हैरान रह जाते हैं, हमसे तो दिल्ली ना घूमी जाए पूरी पैदल, ठीक है ना। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यात्रा किस लिए की जाती थी? या तो कहीं जैसे यहाँ से जाने वहाँ पे जाके बस जाएंगे, या फिर होता ना एक जगह खेती करी फिर वहाँ पे छोड़ी दूसरी जगह खेती कर ली। इसके कारण ही लोग इधर से उधर यात्रा करते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। अब यात्रा करनी है, जाने में भाई पैदल जाना है, कैसे जाना, बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए वो एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम तक रुक जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। अब कहीं पर सूखा पड़ गया, अकाल, तो वह वहाँ से छोड़कर भी दूसरी जगह जाके रहने लग जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वह नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। अब युद्ध विद्ध छिड़े तो वो घर घर छोड़कर दूर रहने लगे हैं, ठीक है ना। कुछ काम करने के लिए अपना घर छोड़ कर जा रहे हैं। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। अब देखो, आप मान लो घूमते घूमते नॉर्थ से साउथ तक आ गए हैं, अब वहाँ पर जैसी जगह है उसी हिसाब से बंदा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उनके जो पहले और अब में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था रहन सहन में। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता। मतलब नई जगह गया, कुछ नई जगह के ले ली, कुछ अपनी वो पुरानी चीज़ों को ही लिया और दोनों को मिक्स करके वो अपना जीवन व्यतीत करने लग गए, ठीक है। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का क्या हो गया? मिश्रण हो गया। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती, ठीक है। अब जैसे हम कहीं और जाके रहेंगे, हम विदेश ही चले जाते हैं मान लो, ठीक है। तो विदेश के जो होते हैं त्यौहार हमारे से थोड़े अलग होते हैं। वो हैलोवीन बनाते हैं, क्रिसमस को अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे दिवाली वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम विदेश में रहेंगे तो क्या करेंगे? हम अपने त्यौहार तो मनाएंगे, साथ में वहाँ रह रहे तो वो वहाँ की भी हमने थोड़ा सा अपना लिया और वहाँ के भी त्यौहार मनाने लग गए। तो ये क्या हो गया? मिली जुली संस्कृति हो गई ना। अलग 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 क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृतों को आकार देने में योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। विविधता से वे संपन्न हो जाते हैं, अलग अलग विविधता है फिर भी संपन्न हो गए। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं। अब देखो, अब इधर से हम दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी तो अलग ही होएगी ना। गर्मी से हम ठंड वाले एरिया में चले गए तो वो वहाँ पर एडजस्ट करते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। अब शहर में रहने वाले लोग तो ये चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी तो वो करते ही नहीं है, नौकरी करते हैं सब, बस खरीद के लेते हैं। पर जो बंदे गाँवों में रहते हैं वो तो खेती बाड़ी करते हैं ना, वही सब्जी अनाज वगैरह उगाते हैं। अगर वो ना उगाए तो हमें कहाँ से मिलेगा? वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट, ठीक है।